आज दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक रेल लिंक्ड साइलो पर बड़ा खुलासा किया और पक्के दस्तावेज के साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बिहार में अनाज साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ठेका दिया था। डॉक्टर उस्मानी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अडानी ग्रुप, PRVS इंफ्रा, वेदांत इंफ्रा और कई बिचौलियों ने मिलकर किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। जाले, सहसपुर, जोगियाड़ा और खेसर गांव के किसानों से जबरन बिना उचित मुआवजा दिए उनसे जमीन ले ली गई और किसानों के परिवार को नौकरी का झूठा वादा भी किया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। विरोध करने वाले गरीब किसानों पर फर्जी मुकदमा भी लगाया गया और गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई भी की गई। प्रेस वार्ता के अंत में निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टर उस्मानी ने विशेष जांच दल SIT गठित करने की मांग की। सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और पुनः सरकार के नियंत्रण में लिए जाने की मांग की। दोषियों पर FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं किसानों से छीनी हुई जमीन की वास्तविक कीमत के अनुसार मुआवजा दिलवाने की भी मांग की है। इस प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, जिला उपाध्यक्ष जीवन झा, रघुवंश कुमार सिंह, कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश महासचिव पिंकू गिरी, सरफराज अनवर, मोहम्मद चांद सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए तमाम मीडिया बंधु, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का हृदय से आभार कि आप लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस प्रेस वार्ता का विषय पहले से डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। हम चाहते थे कि डायरेक्टली आप लोगों से रूबरू होकर इस पत्रकार वार्ता का विषय आप लोगों को बताएं और इसके संबंध में चर्चा करें। आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है, जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट स्टैब्लिश हुआ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम ये चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर DM साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के CEO के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो जमीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा, लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको
अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया, तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है। किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी एनओसी के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी एनओसी के रेल ट्रैक बनाने का मामला है, और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर ये मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलएल जैसे चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जब वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जात, एक समुदाय के लोग इसमें हैं, तमाम जात, तमाम समुदाय के लोग इसमें हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गड़बड़ी हुई और उसका विरोध किया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी कर दिया गया। एक व्यक्ति है नितिन, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब कोई किसान इस देश के अंदर अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं गुंडा एक्ट के अंदर। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रख रहा हूं। दो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सहसपुर पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खेसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खेसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खेसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी एनओसी के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी एनओसी के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। और आप बोलेंगे कि मेरे बात में कितनी सच्चाई और किस तथ्य के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसके दस्तावेज हैं। इस पे लिखा हुआ कार्यालय। जब इस मामले की सूचना हम लोगों ने एडीएम को दी, डीएम को दी, तो डीएम साहब का जो पत्र आया था, मैं आपको उसकी भी कॉपी दिखा रहा हूं। डीएम साहब ने माना कि इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये डीएम साहब को जो पत्र लिखा गया उसकी कॉपी है। पत्र लिखा नहीं गया, डीएम साहब की तरफ से जो जवाब आया उसकी कॉपी है। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, सब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इसमें डीएम साहब ने माना है कि यह बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन डीएम साहब ये कहते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो डीएम के यहाँ द्वितीय अपील होती है, उसकी कॉपी है, उनका जो डिसीजन है उसकी कॉपी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर एडीएम ने क्यों डिले किया जमाबंदी कैंसिल करने के लिए। हम लोगों को बिहार सरकार के सचिव के पास पहुंचना पड़ा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले इसको रद्द हो जाना था, जमाबंदी को, म्यूटेशन को, लेकिन ये रद्द नहीं हुआ। जब सचिव का आदेश आया तो सचिव के आदेश के आलोक में एडीएम ने जमाबंदी को रद्द किया। एडीएम ने खुद से नहीं किया, 1 साल तक एडीएम सुनवाई को टालते रहे। तो मैं इस मामले में एडीएम के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इस मामले में सीओ के ऊपर जांच होनी चाहिए,
इस मामले में तमाम उन पदाधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। जमाबंदी कैंसिल हो गई है। 20 मार्च को इसका ऑर्डर आ गया था सचिवालय की ओर से एडीएम साहब को कि आप इसको जमाबंदी कैंसिल कीजिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं? क्या इसमें एफआईआर नहीं बनती है? डीएम साहब इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? या सचिव ने भी माना है? एक और दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके जब हम लोगों ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका ये रिप्लाई आया। उनका रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम की आती वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एडीएम और डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग से इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको पैसा कहां से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के? आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या ये पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के को भूमि अर्जित कराने में, और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो जमीन खरीदी गई वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, और जब उसको किसी ने, बिचौलिए ने खरीदा, किसी बिचौलिए कंपनी ने खरीदा, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व थी, वेदांश और पीआरबीएस और भी कई सारी कंपनी इन्वॉल्व थी। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, कृषि की भूमि खरीदी, और जब इसको बेचा तो यह दिखाया कि ये कॉमर्शियल लैंड है, ये दिखाया कि ये रेसिडेंशियल लैंड है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोई व्यक्ति खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है तो उस पर रेसिडेंशियल कार्य करने से पहले या कॉमर्शियल कार्य करने से पहले उस जमीन का सीएलयू होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लैंड यूज। तो क्या सीएलयू हुआ? जब आप जानकारी लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चेंज इन लैंड यूज हुआ ही नहीं है। एक तरफ जमीन खरीदी गई, 2 महीने के अंदर बेच दी गई, किसी को 4, किसी को 6 महीने के अंदर बेचा गया बिना किसी चेंज इन लैंड यूज के। आप देखेंगे इस शीट में सब चीजें मेंशन है कि किस तरह से ये जो सोल्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसमें सब में रेसिडेंशियल लिखा हुआ है। और ये बेचा किसको गया? ये किसान से खरीद के कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी ने फिर अडानी को बेचा। तो जब किसान से खरीदा गया तो ये तमाम जो जमीनें थी वो एग्रीकल्चर थी, और अचानक से ये जमीन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल हो जाती है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच यही रखना चाहता हूं, और ये आखिरी बात, और ये बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, एफआईआर कब होगा। मैंने तो आईपीसी की धारा बता दी कि किस किस धारा के अंदर एफआईआर होना चाहिए, सारा रिसर्च करके आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, इसमें बैठे पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, सरकार, मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नैतिक तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जीवेश जी को। बहुत धन्यवाद आपका।
ये जो आपकी जमाबंदी कैंसिल का वो कितना जमाबंदी कैंसिल हुआ, टोटल जमीन का हुआ या उसका रकबा है? इसका रकबा है जो इसमें आपको मेंशन है कि खेसरा नंबर 4405। पूरी जमाबंदी कैंसिल नहीं। दरभंगा सदर प्रखंड क्षेत्र के सारामनपुर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रविकांत झा और ग्रामवासियों की ओर से बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी को भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मंत्री संजय सरावगी को पाक चादर माला से सम्मानित किया गया और इस सम्मान समारोह में सदर प्रखंड प्रमुख उदय कुमार सहनी, उप प्रमुख राकेश रोशन, भाजपा नेता मोहम्मद सबानी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि महेश महतो, पूर्व मुखिया मुन्नी खातून, मुखिया प्रतिनिधि जयराम ठाकुर, भाजपा नेता राम कुमार भंडारी, मन संचालन भारती और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामवासियों ने सभा में अपनी उपस्थिति दिखाई। मंत्री ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि हमसे पहले जो विधायक थे वह आप लोग के बीच देखने के लिए उन्हें आप तरस जाते थे। क्षेत्र में कई वर्ष तक नहीं आते थे, लेकिन जब से आप लोग का आशीर्वाद मिला है तब से हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं और हमें एक एक बच्चा पहचानता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक जा रहे हैं। आप लोग जब भी मुझे बुलाते हैं, दिन हो या रात, हम समय पर पहुंच जाते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं कि जो लोग भी भूमिहीन हैं, महादलित, दलित, अति पिछड़े समाज के लोग, जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है, और सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैंने कहा कि आप अपने अपने वार्ड के, पंचायत के, अपने पंचायत समिति क्षेत्र के जो लोग गरीब भूमिहीन हैं उनकी सूची बनाकर दीजिए। और मैंने सीओ को कहा इनकी सूची की आप जांच करा लीजिए, और अगर जमीन सरकारी उपलब्ध है तो उनको जमीन मिलेगी। अगर जमीन सरकारी उपलब्ध नहीं है और भूमिहीन परिवार है तो उनको 1-1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास किराया स्थल योजना के अंतर्गत। अब यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस पंचायत के हों या और कहीं के हों, उनकी भी जवाबदेही बनती है। ठीक है, अधिकारी काम करेंगे, रिपोर्ट देंगे, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आप उनका नाम, उम्र, आधार कार्ड से उनके घर का पता चलेगा, और गांव पंचायत का नाम दीजिए। और हम इस पर अंचलाधिकारी के परफॉर्मेंस पर, भूमिहीन जमीन को देने पर उनको 10 नंबर जो है उनके परफॉर्मेंस में जोड़ रहे हैं। जो अच्छे से देंगे उनको 10 नंबर मिलेगा, और जो अच्छे से नहीं करेंगे काम उनको 10 नंबर नहीं मिलेगा। उनको परफॉर्मेंस से हम लोगों ने जोड़ा है। जो गरीब गुरबा है उसको जरूर, जो भूमिहीन है उसको जमीन देने की जो सरकार की योजना है वो जमीन उनको मिलना चाहिए। और अगर जमीन उस इलाके में सरकारी नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको 1-1 लाख रुपया का चेक जो है दिया जाएगा प्रत्येक परिवार, गरीब परिवार को। अभी मैंने अंचलाधिकारी को बुलाया था, उनको मैंने निर्देशित किया है कि आप अविलंब सर्वेक्षण कराइए। वो तो करवाएंगे ही, लेकिन कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके इलाके में जनता वास करती है वो भी कम से कम इस कार्य में मदद करें और सूची बना कर दें। उसकी जांच होगी, अगर वो भूमिहीन पाए जाएंगे तो उनको या तो जमीन मिलेगा, और जमीन सरकारी नहीं होगा तो 1-1 लाख की राशि जो है सरकार का जो नियम है उसमें उसको दिया जाएगा। यह अभियान बसेरा 2 में पूरे बिहार का सर्वेक्षण हुआ था। जो हमारे कर्मचारी है, बाकी लोग हैं, उन्होंने आवेदन करके पोर्टल पर डाला भी है। उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैंने कहा है कुछ गड़बड़ियों को भी खत्म करिए। जो भूमिहीन हैं उसको जरूर जो है हमारी योजना का लाभ मिले, यह हम भी सुनिश्चित करेंगे, हमारा विभाग भी सुनिश्चित करेगा। और जो इलाके के जनप्रतिनिधि है उनको भी जो है जरूर इस काम में सरकार की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जनता आपकी है, हमारी है, उनको जरूर ये मदद होनी चाहिए। और भी जो हमारे विभाग का काम है, दाखिल खारिज, मोटेशन, 35 दिन के अंदर सामान्य मामलों में और गंभीर मामलों में 75 दिन के अंदर यह व्यवस्था, उनका मोटेशन और दाखिल खारिज हो जाना चाहिए।
और हमारा विभाग पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी को भी अंचल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जमीन का लगान जमा करना है, ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। और यह भी निर्देश है कि अगर किसी का दाखिल खारिज अगर रिजेक्ट करने से पहले उसको बुलाना है, उनसे बात करनी है, या तो मोबाइल पर बुलाना या एसएमएस के माध्यम से जो उनको नंबर है उसको बुलाना है। बहुत लोग साइबर कैफे में से अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो नंबर अपना डालिए, साइबर कैफे का नंबर मत डालिए, नहीं तो फोन करते रहता है। साइबर कैफे से अप्लाई कर देते हैं, साइबर कैफे वाला अपना मोबाइल नंबर डाल देता है, उसमें भी गड़बड़ियां होती है। इसलिए जो लोग आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए या परिमार्जन प्लस में या मोटेशन के लिए या रसीद कटाने के लिए, तो उसमें जो है साइबर कैफे से भी अगर ऑनलाइन करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिए। और हम लोगों ने कहा है, अरे भूमि का जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है उसमें सभी लोगों का मोबाइल नंबर कलेक्ट करके और सभी नंबर मोबाइल में विभाग रहेगा, और उसमें भी हम लोगों ने कुछ नंबर तय किया। 25 नंबर हम लोगों ने सीओ के परफॉर्मेंस और दाखिल खारिज पर तय किया। दाखिल खारिज प्रमार्जन प्लस में जो काम हो रहा है, इसलिए हम आम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग को कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिए, चाहे अपने मोबाइल से करिए, साइबर कैफे से करिए, या जो सरकारी स्तर के कंप्यूटर सेंटर है उस पर करिए। और हमारी सेवा पूर्णतः ऑनलाइन है, और इसके लिए हम लोगों ने तय भी किया है। कई सीओ ने अंचलाधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद फिर एक्सेप्ट कर लिया दोबारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आपने पहले रिजेक्ट क्यों किया? रिजेक्ट किया तो फिर उसको दोबारा एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इसका या तो पहले वाले में गड़बड़ी थी या दूसरे वाले में गड़बड़ी थी। उसमें भी हम लोग जो है चुनकर ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसीलिए जो है हीरो वाला चश्मा लगा के बात खत्म होने दो यार। ये क्या कार्यक्रम था? आज सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा मंत्री जी संजय सरावगी के अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी आए और सम्मानित कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और कार्यक्रम के अध्यक्षता सारा मोहम्मद के पंचायत समिति प्रतिनिधि रविकांत झा और पंचायत समिति सदस्य कौशल जी अध्यक्षता किए, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके लिए सारा मोहम्मदपुर के जनता को दिल से धन्यवाद। सुलभ जल परियोजना हरिबोल तालाब वार्ड 21 दरभंगा में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्मदिन मनाया गया। वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, बाईसी मेहतर समाज संस्था के अध्यक्ष रामाशीष राम, सीनेट सदस्य सचिन राम, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा, सफाई अधिदर्शक अभिजीत राम एवं दर्जनों लोग उपस्थित थे। और उपस्थित लोगों ने डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के चित्र पर पुष्प अर्पण किया। इस मौके पर बोलते हुए लोगों ने वर्ष 2018 की 14 जुलाई की याद ताजा की, जब डॉक्टर पाठक यहां सुलभ जल परियोजना का शिलान्यास करने आए थे। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नगर विधायक संजय सरावगी, तत्कालीन विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी की उपस्थिति में उन्होंने बिहार के इकलौते ऐसे जल परियोजना की शुरुआत की नींव रखी, जिसमें तालाब के पानी को स्वच्छ कर पीने के लिए बनाने की तकनीक है। मालूम रहे कि जल संकट से जूझ रहे हरियाणा के हरमथला गांव और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आर्सेनिक समस्या का वहां सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किए गए कार्य को देखने दरभंगा से टीम गई थी। वहां की समस्या और निदान के प्रयास का अध्ययन के बाद तत्कालीन पार्षद मधुबाला सिन्हा की मांग पर सुलभ इंटरनेशनल ने अपनी ओर से इस परियोजना को दरभंगा नगर निगम को दिया था। बिहार के इस अकेले परियोजना को देखने 2019 के जून में तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम आई और इसका अध्ययन किया था। वाडिकेस के इस समरसेबल मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने की घोषणा की। इसी तर्ज पर जल संकट से जूझ रहे बिहार के अन्य क्षेत्रों के साथ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में अब तक 300 समरसेबल इसी आधार पर अधिष्ठापन किया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के जन्म दिवस पर हरिबोल तालाब सह पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी इस कीर्ति को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया।
दरभंगा जिला के पंचोप गांव के वार्ड नंबर 1 के रत्नेश ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 486 अंक लाकर राज्य में चौथा और जिले में पहला स्थान हासिल किया है। रत्नेश के पिता हटिया में सब्जी बेचते हैं। रत्नेश भी पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करता था। कई बार खुद दुकान लगाता था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन इतनी थी कि उसने पूरे बिहार में चौथा स्थान पाया। रत्नेश की सफलता पर गांव में खुशी का माहौल है। गांव के कनीय अभियंता मनमोहन कुमार ने रत्नेश, उसके माता पिता और दादा का फूल माला और चादर से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एक सब्जी बेचने वाले का बेटा जब इस तरह जिले और समाज का नाम रोशन करता है तो गर्व होता है। उन्होंने कहा कि रत्नेश की सफलता से समाज के अन्य बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मनमोहन कुमार खुद भी पढ़ाई कर सरकारी विभाग में कनीय अभियंता बने हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को सम्मानित कर समाज को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा हूं। रत्नेश की मां ने कहा कि बच्चों को माता पिता की मजबूरी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल का सही उपयोग जरूरी है। पढ़ाई से जुड़ी चीजें देखकर बच्चा माँ बाप और गांव का नाम रोशन कर सकता है। रत्नेश के पिता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 9वीं तक पढ़ाई की थी। बेटा रत्नेश ने उनका नाम रोशन कर दिया। उन्होंने बताया कि वे समस्तीपुर से सब्जी लाकर गांव की हटिया में बेचते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। उसी का फल बेटे को सफलता के रूप में मिली है। रत्नेश ने बताया कि उसे मैथ, साइंस और संस्कृत में 99 अंक मिला है। एसएसटी में 93 और हिंदी में 96 अंक आए हैं। उसने कहा कि 18 से 19 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। 5 से 6 घंटे भी लगन से पढ़ाई की जाए तो सफलता मिल सकती है। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया। बताया कि शिक्षक हर समय मदद करते थे। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। उसके पास खुद का फोन नहीं है। पिता के फोन से यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीजें देखता था, फिर फोन लौटा देता था। उसने कहा कि वह आगे चलकर आईआईटी इंजीनियर बनना चाहता है। गांव लौटने के बाद लोग बधाई देने आ रहे हैं। उसे बहुत खुशी हो रही है। उसने इलाके के विधायक सह मंत्री मदन सहनी, मुखिया, सरपंच को भी धन्यवाद दिया। ये बताओ, रत्नेश की जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है इसमें 4th स्थान बताया जा रहा है कि आप ही का आया है। कितना नंबर आया है और किस विषय में कितना नंबर आया है? मेरा टोटल 500 में 486 नंबर आया है, जिसमें मुझे मैथ, साइंस और संस्कृत में 99 आउट ऑफ 100 आया और मुझे हिंदी में 96 आया है और एसएसटी में 93 आया है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंग्लिश में 66 नंबर आया है। सबसे कमजोर विषय कौन सा था आपका? मेरा सबसे कमजोर विषय जब मैं पढ़ता था तब मुझे संस्कृत लगता था, लेकिन मैं उस पर बहुत मेहनत करता गया और विद्यालय के शिक्षक मुझे उस पर बहुत विशेष ध्यान कर दियाते थे। इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता है अभी भी कि मैंने 99 स्कोर कर दिया, जो मेरा सबसे विशेष संस्कृत में। जी सर। कोई श्लोक संस्कृत में सुना सकते हैं? यस सर। हमारी बुक का ये सर्दोषा पुरुषम में है हतव्या भूति मिश्रा, क्रोध, लोभ, द्वेष, यही सब। अच्छा, ये बताएं कि सबसे मजबूत विषय कौन सा था? मेरा सबसे मजबूत विषय मैथ और साइंस था, क्योंकि मुझे इसमें बहुत बचपन से इसमें रुचि था। इसलिए मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता था और लगातार पढ़ने में अच्छा लगता था। नए नए क्वेश्चन को बनाने में और मुझे मजा आता था। तो खासकर ये रिजल्ट आया है इतना अच्छा, इसमें सबसे श्रेय ज़्यादा किसको देना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा श्रेय अपने परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरे 4 दोस्त जो है पीछे, वो 3 है, वो मुझे बार बार मोटिवेट करते थे, रत्नेश भाई तुम ले आएगा ये। और सभी विद्यालय के शिक्षक जो मुझे जानते थे कुछ कर लेगा, इसलिए विशेष ध्यान देते थे। जैसे सरकार ने एक्स्ट्रा क्लास का रूल लाया था हम लोग के समय, तो मैं भी एक्स्ट्रा क्लास करता था, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो ये स्कूल का रोल ज़्यादा है या फिर ट्यूशन क्लास का रोल ज़्यादा है? इसमें स्कूल का बहुत ज़्यादा है। अगर स्कूल और ट्यूशन के माने तो मेरा ट्यूशन का कम ही, लेकिन स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल है। क्या लग रहा है कि माहौल अच्छा है इस स्कूल में? जी सर, स्कूल के कौन सा स्कूल? बहुत ही अच्छा है और जितने भी शिक्षक हैं वो सभी बहुत ही अच्छे हैं। इतना अच्छा से पढ़ाते, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है कि दोबारा मतलब उसको बच्चा भूल ही नहीं सकता है। मतलब टीचर पढ़ाने आते हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है टीचर पढ़ाने आते हैं। तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में रत्नेश की जैसा और कोई बच्चा निकल सकता है? मुझे पूरा ही विश्वास है कि वो, मैं अगर सोच ले अच्छे से, अगर प्रतिदिन स्कूल जाए तो आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी खेलता भी था। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा बात होता है। जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, ये नहीं जो 12-14 घंटे पढ़ते ही रहना है। 5-6 घंटे भी बहुत हो जाते हैं इतना नंबर लाने के लिए। क्या करना पड़ेगा सबको आपके जैसा बनने के लिए? सबसे पहले स्कूल जाए डेली, क्योंकि सभी स्कूल में अब नए शिक्षक आए हैं जो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, अच्छे से पढ़ाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले, ये नहीं जो मशीन ही खुद बन जाए 18-19 घंटा, ऐसा भी नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़े सिलेबस पहले पकड़ होना चाहिए, मंथली वाइज जितना हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो मोबाइल या फिर सोशल मीडिया
कितना सहारा लिए इसका पढ़ने में? जी मोबाइल सोशल मीडिया तो आजकल हमारे युवा को खा ही रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मोबाइल पे एक दिशा ऑनलाइन क्लास करके कोचिंग है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उसका हम सिर्फ यूट्यूब उन्हीं का वीडियो देखते थे बस, और मोबाइल में हम कुछ नहीं देखते। कौन सा चैनल? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, उसी से पढ़ते थे। जी सर। तो क्या लग रहा है कि यूट्यूब का बहुत बड़ा सहारा है? जी यूट्यूब का बहुत सही में बहुत सहारा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मुझे वहीं से पूरा क्लियर होता था। सर बहुत ऑब्जेक्टिव करवाते थे अच्छे से, तो मुझे विश्वास है कि अगर कोई अच्छे से पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वैसे आप सब बच्चे स्टूडेंट पे भी निर्भर करता है वो कहाँ पढ़ना। आपने कहा कि युवा को खा रहा है, क्या कमी लग रहा है? मतलब जो मोबाइल जो लोग चला रहे हैं, मोबाइल में जैसे सर हो गया इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, इससे पर रील्स देखने लगते हैं। इस समय मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ कट जा रहा है। इस समय नहीं ध्यान दे वही अच्छा रहेगा। तो आप कितना घंटा चलाते थे इंस्टाग्राम? जी सर, आप भी मेरे फ़ोन को चेक कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं, मेरा कहीं भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सिर्फ वो भी पापा जी के नाम से आईडी है। स्मार्टफोन है? जी सर। पापा का है आपका है? पापा जी का है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। पापा जी रखते थे, फिर हम 1-2 घंटे के लिए मांग के सिर्फ वीडियो देखते थे वो ऑनलाइन सर का। रत्नेश अब क्या करेंगे इंटर में? इंटर में सर साइंस लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ शायद IIT का तैयारी करना चाहते हैं। IIT यस सर। करना चाह रहे हैं? यस सर। ये सपना है या फिर? नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं। हमको शुरू से ही मन था, जब हम 6 में आए थे तो देखने लगे थे IIT, तो हमको पसंद मतलब इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, इसलिए हम IIT करना चाहते हैं। प्रेशर कोई नहीं है जो IIT करने का। रिजल्ट जब निकला तब आप कहाँ थे? जब रिजल्ट निकला, वेरिफिकेशन उससे पहले होता है, तो मामा जी वहीं मेरे रहते हैं, श्री अमरनाथ कुमार जी, तो मैं वहीं रह गया। मामा जी बोले यहीं रह जाओ, तो हम वहीं रह गए, तो वहीं रिजल्ट निकला था। अभी जब घर पे आए हैं तो क्या लोगों का यहाँ पे हालचाल है? लोगों का जो व्यवहार है आपके घर के प्रति कैसा है? सभी लोग आके बधाइयाँ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे अथी में अच्छा लग रहा है। सभी मिठाई उठाई खिला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और मिथिला का जो संस्कृति है, पाग और टोपी चादर, वही हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो पाग, हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जो घर परिवार में है, खासकर माता या पिता, कौन प्रेशर करते थे पढ़ने के लिए, या फिर प्रेशर करते थे या नहीं करते थे? प्रेशर कुछ नहीं था। प्रेशर बोलते थे जो ही पढ़ो, ये भी प्रेशर नहीं था जो तुम ट्रॉफी करो। बोलते थे हमेशा कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। तो हम ही स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ते थे, आराम से जितना पढ़ते उतना को हमेशा तैयार रखते थे। तो क्या बच्चों को स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, स्ट्रेस लेकर पढ़ेंगे और भूल ही जाएंगे जो ही पढ़े। इसलिए डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कम ही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, उसको लाइफ टाइम याद करने के काबिल है। अब आगे मतलब जो प्रोसेस है मतलब पढ़ने का, तो क्या चाहते हैं? गांव में रहकर पढ़ेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? अभी तो सर मामा जी के पास जाएंगे। वो खुद एक नीट का एग्जाम दिए थे मामा जी भी, तो पूरा वहीं अब डिसाइड होगा जो क्या ले। स्कूल के शिक्षकों का खुशी कैसा रहा? स्कूल के शिक्षक फूले नहीं संभाल रहे हैं। सर तो फ़ोन करके आ रहे हैं, हम गए थे भी मिलने, सर भी भावुक हो गए, इतना रोने लगे 2-3 सर, मतलब क्योंकि इतना मेहनत, सर भी मेहनत किए थे तो उनका मेहनत रंग लाया। कौन सर, नाम बताएं? मतलब सबसे अधिक मेहनत मैथ्स के लिए फैयाज हसन सर थे, साइंस के लिए 2 सर महेश सर और राजेश थे, संस्कृत के लिए अजीत सर, चंद्रकिशोर सर थे, हिंदी के लिए मुरली सर थे। ये सब मतलब अच्छा से हमको पढ़ाते थे। सब्जी में क्या बेचते थे आप? आलू, प्याज, टमाटर, क्या बेचते थे आप? आलू प्याज छोड़ के सब सब्जी बेचते थे। सब बेचते थे? जी। तो क्या बोलते थे सब्जी लेने वाले को? जैसे माहौल है, अब हटिया तो वहाँ जैसे मछली मार्केट में जैसे बोल के बेचते हैं, जैसे ये इतना। मैथिली में क्या बोलते थे कि लिया तो लिया, नहीं तो जाओ? हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोलते थे। तो हम थोड़ा मतलब हमको ज़्यादा बोलने में उतना नहीं है, इसलिए हम जो पूछते थे वो बताते थे, रेट बताते थे, हिसाब करते थे, बेचते थे ऐसे। अच्छा लगता था पिताजी के साथ रह के? जी, हमको उसमें बहुत। नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे भागना चाहते हैं, पिताजी के पास से भागना चाह रहे हैं, लोग खेलना चाह रहे हैं, तो ये सब करते थे आप? जी, हम खेलते भी थे। अगर आप देख ले तो हम मोतिहारी भी गए हैं, 4 बार हम स्टेट कुछ खेल चुके हैं। मोतिहारी साइकिल रेस में गए थे, पटना गए थे बॉल बैडमिंटन में, और जैसे ही गए थे सर। जैसे लोग घर पे आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जैसे विकास जैसे लोग जो आ रहे हैं सम्मान करने के लिए, क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय अपना निकाल कर यहाँ आए, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार। जितने भी सभी लोग हैं, जैसे मेरे विधायक जी, मतलब मदन सैनी जी आए, मुखिया जी, सरपंच जी, पंचायत समिति जी, सभी जितने भी और शिक्षक सब भी आए, बहुत दूर दूर के शिक्षक सब आए, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रत्नेश कुमार महतो। गाँव? शिवदासपुर। कौन सा पंचायत है ये? पंचो पंचायत। ठीक, थैंक
दरभंगा में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन अलग अलग पूजा समितियों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। चैती दुर्गा पूजा की तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित चट्टी चौक बासंती दुर्गा पूजा समिति से, जहां चैती दुर्गा पूजा का आयोजन लगातार 1968 ईस्वी से होता आ रहा है और इस वर्ष 2025 में चैती दुर्गा पूजा 57वां वर्ष है। बताया गया कि आज चैती दुर्गा पूजा का 5वीं तारीख है और कल बेलनौती होगा और शुक्रवार को माता का पट खुल जाएगा। चैती दुर्गा पूजा चट्टी चौक लहरियासराय के एक सदस्य से हमने बात की, क्या कुछ इन्होंने बताया हम आपको सुना रहे हैं। ये बासंती दुर्गा पूजा समिति है, शिवाजी चौक लहरियासराय में ये अवस्थित है। ये 1968 से लगातार अभी तक चल रहा है, जो इसका 57 वर्ष पूरा हो चुका है। किस तरह से इस वर्ष जो 2025 में जो चैती दुर्गा पूजा का आयोजन चलेगा, किस तरह से कब तक चलेगा? ये दुर्गा पूजा 7 तारीख तक चलेगा और पहला दिन से लेकर के 5 दिन तक, चूंकि एक तिथि 6 है, कल चौथ और पंचमी दोनों की पूजा हो गई है, आज पंचमी तिथि हो गया, तो ये कल बेलनौती होगा और परसों भगवती का पट खुल जाएगा, जो आपको 6 तारीख तक मेला का आयोजन होगा, 7 को विसर्जन होगा। किस तरह का व्यवस्था किया गया पूजा समिति को? व्यवस्था पूजा समिति की ओर से जहां तक संभव हो सका है, हम लोग तो पूरा सड़क को 2 भागों में बांट दिए हैं और चूंकि बाजार में ये पड़ता है तो सड़क भी अवरुद्ध नहीं हो, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे कुछ पुलिसगण भी यहाँ आकर के सहयोग देते हैं और यहाँ 10 गांव का समाज जो है सो तत्पर रहता है, जो पूजा ढंग से हो, किसी तरह का ये नहीं हो। जो श्रद्धालु आते हैं, महिला पुरुष, इन लोगों के लिए क्या कुछ उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। कल हम यहाँ इसमें बैरिकेटिंग करेंगे, जो खोज भरने का अलग व्यवस्था, दर्शन का अलग व्यवस्था, महिला पुरुष का अलग व्यवस्था रहेगा। कहाँ पे ये मंदिर है? शिवाजी चौक चट्टी चौक लहरियासराय स्टेशन के जस्ट नजदीक, स्टेशन से उत्तर। ये जो 6 तारीख को ये जो पूजा का जो पंडाल खुले, कितने तारीख को? 7 तारीख को पंडाल खुल जाएगा। अपना परिचय दे। मदन कुमार झा, हम यहाँ के पूजा प्रभारी हैं। 2 अप्रैल को दरभंगा जिला कमेटी करनी सेना के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौड़ एवं युवा जिला अध्यक्ष सुधांशु सिंह के नेतृत्व में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह का भी आगमन हुआ। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों का अपमान हम नहीं सहेंगे। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि राणा सांगा जैसे सूरवीरों के हम वंशज हैं। रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति को सांसद रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सांसद पद से बर्खास्त किया जाए एवं सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले सभी सामाजिक संगठन को एक राजनीति संगठन को कल दिन के 3 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर राणा सांगा के सम्मान में रामजी लाल जैसे सांसद का पुतला दहन करने की अपील की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करनी सेना जिला कमेटी सदस्य बिट्टू सिंह ने कहा कि 3 अप्रैल को नाका नंबर 6 से डीएमसीएच होते हुए हिंदुत्ववादी विचारधारा के व्यक्ति एवं छत्रियों का महान जत्था इस कार्यक्रम में भाग लेकर कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड पे रामजी लाल सुमन का पुतला दहन करेगी और उसकी सदस्यता रद्द करने की भारत सरकार से मांग करेगी। चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रतियों ने गंगा स्नान कर प्रसाद ग्रहण किया। 2 अप्रैल को खरना के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। 3 अप्रैल को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की समाप्ति होगी।